नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ माहेश्वरी, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, इभास हॉस्पिटल दिल्ली में हूँ। मैं आज आपसे एपिलेप्सी यानी मिर्गी के बारे में कुछ जानकारियाँ शेयर करना चाहता हूँ। मिर्गी एक सामान्य रोग है, एक मस्तिष्क का रोग है। ये कोई भूत प्रेत या ऊपरी रोग नहीं है। मिर्गी रोग का इलाज बहुत आसानी से संभव है। आजकल आसपास के जितने भी छोटे अस्पताल या बड़े अस्पताल जैसे हमारा है, यहाँ पे हर तरीके की मिर्गी के रोग की जांचें होना, उसका उपचार होना संभव है। बहुत से लोग इस बीमारी को एक सोशल स्टिग्मा मानते हैं। ऐसा मानते हैं इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है, ये बीमारी ठीक नहीं होती, ये बीमारी छुआछूत की है, इस बीमारी का आदमी शादी नहीं कर सकता, इस बीमारी का आदमी पीड़ित है, वो कुछ अपने जीवन में कर नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता, तरक्की नहीं कर सकता, पढ़ाई नहीं कर सकता। ये सब भ्रांतियाँ जो हैं समाज में जगह जगह फैली हुई हैं। तो इस चीज़ों से, इन भ्रांतियों से आपको दूर रहना होगा। आपको समझना होगा इस रोग के बारे में, इस रोग के लक्षणों के बारे में, और इस रोग का पूरा इलाज किस तरीके से संभव है उस बारे में मैं आपसे बहुत सी जानकारियां शेयर करना चाहता हूं। देखिए, मिर्गी का रोग एक मस्तिष्क का रोग है। ये दिमाग में कुछ तरंगें होती हैं जिसका डिसबैलेंस होता है, उसकी वजह से रोग होता है। प्रायः भारत में हमारे यहाँ इसके बहुत सारे कारण हैं। प्रमुखता से जो कारण हैं वो ब्रेन के इन्फेक्शंस जैसे CNS इन्फेक्शंस हैं, ट्यूबरक्लोसिस है, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस है, अदर इन्फेक्शंस हैं, या शरीर में चोट लग जाना, और या शरीर में कभी आपको कोई ट्यूमर हो जाना। ये बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से मिर्गी रोग होता है। तो हम लोग जब मरीज मिर्गी का अस्पताल में आता है तो इसका इलाज करते हैं, हम उसकी जांचें करते हैं। जांच के अनुसार जो भी कारण आता है उस कारण का इलाज करते हैं और मिर्गी रोकने के लिए दवाइयाँ देते हैं। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि मिर्गी का जो इलाज है, किसी का 6 महीने, किसी का 1 साल, किसी का 3 साल, किसी का लंबा भी चलता है। तो एक जो भ्रांति समाज में फैली हुई है या आप लोगों में फैली हुई है कि मिर्गी का इलाज 3 साल तक चलता है, 3 साल बाद ये इलाज बंद हो जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है। मिर्गी का इलाज जो मिर्गी का मरीज होता है उसके अनुसार, उसके कारण के अनुसार चलता है। किसी का इलाज 6 महीने चलता है। मान के चलिए किसी को ब्रेन में इन्फेक्शन है जिसको हम न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस कहते हैं। न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस एक तरीके का कीड़ा होता है जो ब्रेन में हमारे पहुंच जाता है खाने के माध्यम से। उस कीड़े के कारण ब्रेन में जाके वो मिर्गी के जो लक्षण है वो पैदा करता है। तो बहुत से केसेस में हम उस कीड़े को मारने के लिए भी दवाई देते हैं और मिर्गी को कंट्रोल करने के लिए भी दवाई देते हैं। वो हमको MRI के माध्यम से या CT स्कैन जो हम कराते हैं उसके माध्यम से पता चलता है। उनको हम फॉलोअप में रखते हैं, उन मरीजों की हम काउंसलिंग करते हैं, उन मरीजों को हम बताते हैं। मिर्गी के रोग इसमें काफ़ी हद तक जो रोगी होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। कुछ इसी तरीके की मिर्गी होती हैं फैमिलियल एपिलेप्सीज जिनको हम बोलते हैं, जो वांशिक होती हैं, जो परिवार में चलती हैं। जैसे किसी को घर में है तो किसी के माता पिता को है, किसी के भाई को है, तो उनको हो सकती है। ऐसे केसेस में प्रायः जो जांचें होती हैं MRI CT स्कैन वगैरह वो नॉर्मल आता है। EEG में जो होता है वो खराबी आती है, तो उसमें हम इलाज चालू करते हैं। उस इलाज चालू करने के बाद मिर्गी पूरी तरीके से कंट्रोल रहती है। जैसा आपके मान के चलिए कि जैसे बहुत सी बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर है किसी को डायबिटीज़ है, किसी को अस्थमा है, तो वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होता। पर हाँ, आप अगर दवा लेते रहते हैं ब्लड प्रेशर की तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। आप TB की दवाई या आप डायबिटीज़ की दवाई लेते हैं तो आपका जो डायबिटीज़ का शुगर है वो कंट्रोल में रहता है। उसी प्रकार से जो मिर्गी होती है वो मिर्गी की दवाई लेने से मिर्गी बिल्कुल कंट्रोल में रह सकती है। इसमें ऐसी बहुत सी भ्रांतियां हैं। बहुत से बच्चे जिनको 18 साल 20 साल के हैं हमारे पास आते हैं कि सर हमको मिर्गी है, क्या हम पढ़ाई नहीं कर सकते, क्या हमारी याददाश्त खराब हो जाएगी इससे, या हमारे आगे तरक्की नहीं कर सकते। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, आप जो पढ़ाई करके अच्छा बनना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आप शादी कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली कर सकते हैं। और आगे भी बहुत सी हमारे पास ऐसी फीमेल्स आती हैं जिनको शादी करनी होती है, उनके घर वाले आते हैं, उनको लेके आते हैं कि साहब इसको मिर्गी की बीमारी है तो क्या करें, ससुराल वाले को बताएं ना बताएं, ये तो छुआछूत की बीमारी बोलते हैं, लोग बोलता है ऊपरी हो गए हैं। तो ऐसी कोई भी बात नहीं होती। हम उनके परिवार वालों को बुलाते हैं, जिनसे शादी करना है उन्हें बुलाते हैं, उनकी हमारी डिटेल में काउंसलिंग की जाती है। और इस तरीके की कोई छुआछूत वाली चीज़ नहीं होती। मिर्गी अगर किसी लेडी को है तो वो सामान्य शादी कर सकती है, अपनी फैमिली आगे बढ़ा सकती है, उसके बच्चे भी हो सकते हैं और सामान्यतः इस तरीके की दिक्कत नहीं आती। हाँ,
आपको डॉक्टर की देख रेख में दवाइयाँ प्रॉपर लेना है, जैसा वो बताते हैं प्रॉपर उनका फॉलोअप करना है, दवाइयाँ आपको मिस नहीं करना है और समय समय पे उनको जैसा वो बुलाते हैं आपको रेगुलरली मिलना है। उसके आप नॉर्मल बच्चे हो सकते हैं, उनके आगे बच्चों का डेवलपमेंट ग्रोथ भी अच्छा हो सकता है, पर आपको ये सब डॉक्टर की देख रेख में करना है। मिर्गी के बहुत सारे कारण होते हैं, प्राय जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो कारण हमारे इंडिया में कॉमन है वो इन्फेक्शंस, ट्रॉमा और दूसरे ट्यूमर्स हैं, उस कारण से होते हैं। मिर्गी के कुछ लोग हमारे यहाँ आते हैं, वो ये बोलते हैं सर की दवाइयाँ कब तक लेना है। बहुत लोग हमको कहते हैं कि ये बीमारी जड़ से नहीं जाएगी, इसके जीवन भर दवा चलेगी, इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दवाइयों के, दवाई के साइड इफ़ेक्ट होंगे, आपको दिक्कत होगी, पढ़ने में दिक्कत होगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, दवाइयों के थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, पर जो डोज हम देते हैं उसमें साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं, मिनिमल होते हैं या ना के बराबर होते हैं। आजकल मिर्गी के लिए बहुत सी नई दवाइयाँ भी आ गई हैं जो पुरानी दवाइयों से अच्छी हैं, कुछ जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम हैं और हम उनको रेगुलरली दे सकते हैं। एक चीज़ हमारे सामने बहुत आती है, स्कूल से आती है बच्चों की, कि अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ाई कर रहा है तो उसके जो स्कूल के टीचर्स होते हैं या स्कूल में जो काउंसलर्स होते हैं वो उनके कारण थोड़ा सा उनको परेशानी महसूस होती है। वो ये बताते हैं क्योंकि आपको मिर्गी है तो आप स्कूल में पढ़ नहीं सकते या आप स्कूल में दिक्कत है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो बहुत बार हमारे पास पेरेंट्स आते हैं ये चीज़ लेके, तो हम उनको समझाते हैं, उनके काउंसलर्स को भी बुलाते हैं, स्कूल में हम प्रोग्राम्स करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और बच्चों को समझाते हैं कि ये सामान्य रोग है, ये किसी को भी हो सकता है, ये किसी भी सोसाइटी के लोग को हो सकता है, चाहे वो कितने अमीर हों कितने गरीब हों। मिर्गी ऐसे देख के नहीं आती है, किसी को भी हो सकती है और उसका इलाज पूर्णतः संभव है। आपको जो चीज़ करना है वो ये करना है कि एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, जैसे हम न्यूरोफिजिशियन है या न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं, उनके पास आपको जाना है और उनकी देख रेख में पूरी मॉनिटरिंग, इलाज, जांचें, जैसा वो डॉक्टर कहते हैं उनके हिसाब से चलना है। एक चीज़ ये आती है कि बहुत से लोग दवाइयाँ लेते लेते परेशान हो जाते हैं कि हम दवाई कब तक खाएंगे, दवाई खा रहे हैं, हमारा इलाज पता नहीं कैसे होगा, हम ठीक होंगे कि नहीं, उस चक्कर में वो दवाई लेना छोड़ देते हैं अपने मन से। तो ऐसी चीज़ कभी ना करें, क्योंकि अगर आप मिर्गी की दवाई बिना किसी परामर्श के छोड़ रहे हैं तो आपको मिर्गी के बड़े दौरे पड़ सकते हैं, लगातार दौरे पड़ सकते हैं, जिसमें आप बेहोश हो सकते हैं। उस टर्म को हम स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं, जिसमें लगातार दौरे पड़ते हैं, बहुत देर के लिए पड़ते हैं। पहले 30 मिनट बोलते थे और उसको कम करके 5 मिनट किया है और वो कंडीशन जानलेवा होती है। तो ऐसी चीज़ कभी ना करें। कभी मरीज को दौरा पड़ता है घर पे तो आप अपने नियरेस्ट अस्पताल जो है उसको तुरंत ले जाने की कोशिश करें। मरीज को एक करवट लिटा दें, उसको मुंह में कुछ भी ना डालें, कोई चीज़ सूंघाएं नहीं, क्योंकि प्राय हमने देखा है गांव में, दूसरी जगह कभी उन्हें जुराबे सूंघाते हैं, उनके मुंह में चम्मच डालते हैं या और कुछ चीज़ें करते हैं। तो वो सब चीज़ हम ना करें। हम मरीज को एक करवट पे कर दें, उसके कपड़े थोड़े ढीले कर दें, अगर कोई झाग आ रहा है तो उसको निकलने दें, उसको करवट करके गिरा दें मुँह से, और तुरंत जितनी जल्दी से जल्दी होता है हम उस मरीज को अस्पताल ले जाएं। अस्पताल ले जाके तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और उसके लिए हम उस समय मरीज को जो एंटी एपिलेप्टिक दवाइयाँ आती हैं, दौरे को कंट्रोल करने जो दवाइयाँ आती हैं, हम उसको तुरंत इंजेक्शन के माध्यम से देते हैं और इंजेक्शन के माध्यम से दे के फिर उसके बाद उनको गोलियों पे शिफ्ट कर लेते हैं, जो दवा वो अपना ओरल खा सके और गोली ले सकें। और उसके बाद उनको फॉलोअप में बुलाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम उनको काउंसलिंग करते हैं ड्यूरिंग, अगर भर्ती की ज़रूरत पड़ती है तो एडमिट करते हैं और उनके परिवार को अच्छे से काउंसलिंग करते हैं। अगर आपके पास कोई मिर्गी का मरीज है, आपकी लोकेलिटी में है और वहाँ ऐसी मानसिकता है कि ये छुआछूत की बीमारी है, घर में किसी और को भी हो जाएगी, पड़ोस में किसी को हो जाएगी, तो इससे दूर रहिए इस मरीज से। तो इस तरीके की भ्रांतियाँ समाज में बहुत है। हम सबको मिलकर ये भ्रांतियाँ दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी इसमें हम पढ़े लिखे लोग हैं या जो समाज सेवी हैं वो आगे आएँ, क्योंकि बहुत सी जगह हमने देखा है, खासकर गाँव में, रूरल एरियाज़ में, इंटीरियर्स में, कि अगर किसी मरीज को घर में एपिलेप्सी या मिर्गी है तो ऐसी भ्रांति है कि लोग कहते हैं छुआछूत की है, अपने घर के बच्चों को बोलते हैं कि आप वहाँ ना जाइए, उसको छुआछूत है, आपको भी हो जाएगी। ये इस तरीके की बीमारी नहीं है। ये बात हम बहुत बार कहते हैं, हमारे कैंपेनिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें हम बहुत कोशिश करते हैं इस चीज़ को चलाने की, कि इस तरीके की चीज़ जो है समाज से दूर हो सके। अच्छा, मिर्गी के मरीज को अगर कभी दौरा पड़े आपके सामने तो आपको क्या क्या करना है। अगर कपड़े उसके कसे हों तो आप उन्हें कपड़ों को ढीला कर दें। मरीज को दौरे पड़ते समय उसे चोट लगने से बचाने का प्रयास करें।
कोई भी नुकीली चीज या धारदार चीज को मरीज से दूर रखें। मरीज को दौरा पड़ते समय उसे एक तरफ लिटा दें और दौरे के दौरान मरीज को आराम करने दें, और जितनी जल्दी से जल्दी होता है आप अस्पताल ले जा सकते हैं। आजकल कई बार ये प्रॉब्लम भी आता है कि मरीज कहता है कि सर हम गांव में रहते हैं, हमारे अस्पताल जो हैं वो थोड़ा सा दूर हैं, उसके लिए हम क्या करें उस दौरान बीच में की दिक्कत ना हो। तो आजकल ये दवाइयाँ जो हम इंजेक्शन के माध्यम से देते हैं, बहुत सी दवाइयाँ आजकल स्प्रे के फॉर्म में आ गई हैं। जैसा स्प्रे होता है, जो हम दर्द की दवा, दर्द जैसे हमको हो जाता है तो हम स्प्रे कर लेते हैं, वहाँ पे सेम दवाइयाँ ऐसी आ गई हैं कि जब मिर्गी पड़े तो आप उसको स्प्रे दे सकते हैं, उसके नाक में उसके मुंह के माध्यम से स्प्रे दिया जा सकता है, जिससे उसको तुरंत एक उपचार मिल जाएगा, उसके दौरे में आराम हो जाएगा, और फिर जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है आप उस मरीज को अस्पताल ले जाएं और उसका इलाज कराएं। मिर्गी की बीमारी के जो कारण है मुख्यतः वो हमने डिस्कस की है। इसका जो जांचें होती हैं वो 2 तरीके की हैं, एक इनकी ब्लड की जांचें होती हैं और एक MRI, CT स्कैन, EG होता है। EG एक ऐसी जांच है जिसको हम दिमाग में, बहुत से दिमाग के सिर के ऊपर जो है हम तार रख के और मॉनिटर रख के, लीड्स लगा के, जिसको हम मोनेटाइज बोलते हैं, वो करके रिकॉर्डिंग करते हैं। उसमें ब्रेन की क्या एक्टिविटी चल रही है अंदर वो हमें पता चलती है। EG बीमारी डायग्नोसिस नहीं करती एपिलेप्सी का, पर एपिलेप्सी कौन सी है, किस तरीके की है, फैमिलियर है कैसा, उसमें बहुत माध्यम तक हमको जो है सहायता देती है। मिर्गी की बीमारियां, मिर्गी के टाइप बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, एक होती है जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स होती है, एक होती है सिंपल पार्शियल सीजर्स होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स होते हैं, एक एब्सेंट सीजर्स होते हैं, माइक्लोनिक एपिलेप्सी होती है। बच्चों में कुछ अलग टाइप की मिर्गी होती हैं, सिंड्रोम्स होते हैं, जुवेनाइल्स में अलग होते हैं, एडल्ट्स में अलग होते हैं और कॉमन भी हो सकते हैं। तो हमको उसको आइडेंटिफाई करते हैं अस्पताल में कि इस मरीज कौन सी तरीके की एपिलेप्सी से पीड़ित है, कौन सा उनका टाइप है, उस टाइप के हिसाब से उनकी जांच होती है आगे, और उस हिसाब से जो टाइप आता है एपिलेप्सी का उसके लिए अलग अलग दवाइयां हैं, उसको हम उनको निर्धारित करते हैं। क्योंकि अगर इसमें दवाई का भी बहुत महत्व है, अगर हम कोई भी जो एपिलेप्सी है उसके लिए अगर जो दवाई सूटेबल है वो देते हैं, अगर दूसरी दवाई दी है किसी ने पेरीफेरी में या आपको आपके जिले अस्पताल में, तो उससे कई बार एपिलेप्सी बढ़ भी जाती है। इसलिए कभी ऐसा होता है कि आपने अगर दवा चालू की है दौरे की और आपने कई समय हो गए आपको दवा लेते और आपको फायदा नहीं है उस दवा से, ये आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो मिर्गी की फ्रीक्वेंसी थी वो अगर जैसे 1 से 2 दौरे पड़ते थे महीने में, अब वो बढ़ गए हैं, तो तुरंत जाके किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जो न्यूरो फिजिशियन हो, जो इस फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो, उनसे आप तुरंत मिलें। हो सकता है आपकी दवाई जो है ठीक नहीं चल रही हो, तो हम उसको ठीक करेंगे, उसकी दवाई बदलेंगे। और ये दिल्ली में जिस अस्पताल में हम हैं, ये दिल्ली सरकार का अस्पताल है, यहाँ पे सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी है, तो कभी आपके पड़ोस में या आपके आसपास में ऐसा कोई मरीज आता है तो तुरंत उसको अस्पताल लेके आए। ये अस्पताल जो है इभास है, इसका नाम है पूरा इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज। ये हमारा न्यूरो साइंस सेंटर है, ये दिलशाद गार्डन दिल्ली ईस्ट में स्थापित है, और यहाँ हमारे यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी है, CT स्कैन फैसिलिटी है, EG है, सब दवाइयाँ मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है। तो अगर आप मेरे को सुन रहे हैं या आपके लोकेलिटी के लोग इस आसपास के हैं, तो तुरंत इस अस्पताल में लाइए और उसका इलाज कराइए। उसके बाद हम पेशेंट को देखने के बाद OPD में फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, और OPD से यहाँ पर महीने भर की दवाइयाँ जो हैं फ्री मिलती हैं। बीच में कोई मरीज को दिक्कत आती है तो आप उसको ला सकते हैं, दिखा सकते हैं, और हमारे OPD में लगातार इलाज करा सकते हैं। मिर्गी की दवाइयाँ, जैसे आप अगर एक बार खाना भूल जाएं, पर मिर्गी की दवाई लेना ना भूलें। जिस डोज में आपको जितनी बार डॉक्टर ने बताया उसको रेगुलर लेना है। एक भ्रांति और लोग हमसे पूछते हैं कई बार कि डॉक्टर साहब इसको बुखार आ गया था, या डॉक्टर साहब इसको इसकी ब्लड प्रेशर की दवाई चल रही हैं, या शुगर की दवाई चल रही हैं, तो क्या हम इन दवाई के साथ ये दवाई दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। आप मिर्गी की दवाई बंद नहीं करें, बाकी आप दवाई कोई दूसरी चेंज कर सकते हैं, पर मिर्गी की दवाई आप जिस डोज में जैसा ले रहे थे बिल्कुल लीजिए। अगर बुखार भी आता है तो आप उसका इलाज कीजिए, पर मिर्गी की दवाई जो है वो चलती हैं। दूसरा ये है कि मिर्गी के मरीज बहुत सारे हमारे पास ऐसे आते हैं दिक्कत लेके कि सर हम उस अस्पताल में गए थे, हमारा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होना है या पथरी का ऑपरेशन होना है, डॉक्टर ने कहा है कि आपको मिर्गी है तो आपको ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। तो देखिए, ऐसी बात कुछ भी नहीं है। मिर्गी का इलाज अगर किसी का चल रहा है और वो मिर्गी से ग्रसित है, अगर उसे कोई सर्जरी कराना है, कोई ऑपरेशन कराना है, तो आप लगातार उसका हो सकता है, और उस दवाइयों में उस समय थोड़ा सा डोज का बदलाव करना होता है, जो कि हम करते हैं।
एक चीज़ हमसे महिलाएं पूछती हैं जो प्रेग्नेंट हैं और जो आगे जिनका डिलीवरी होने वाला है, वो पूछती हैं सर कि हम दवाइयाँ ले रहे हैं, ये दवाई लेने से हमारे बच्चे पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। तो देखिए इतने साल की प्रैक्टिस में हमने कभी कोई ऐसा केस देखा नहीं कि जिसमें कोई बहुत सीरियस साइड इफेक्ट हुआ हो बच्चों को। हाँ, एक दवाई आती है एक दो जिससे साइड इफेक्ट बच्चे को हो सकता है, पर उससे भी अगर हम उसको बचा सकते हैं, अगर हमको कोई महिला ऐसी हैं जिनकी शादी हो रही है या आगे वो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो, तो उसके पहले डॉक्टर से आके मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी दवा आपके माध्यम आपके डोज के हिसाब से उसको सेट करेंगे। और उसमें कुछ एक फॉलिक एसिड की दवाई होती है, फॉलवाइट 5 मिलीग्राम नाम से आती है, उसको हम ऐड करते हैं, और ताकि जो साइड इफेक्ट अगर थोड़ा बहुत हो तो उससे बचाया जा सके, और जो डोज है उसको हम कम करते हैं, या कोई दूसरी दवा जिसमें इसका साइड इफेक्ट नहीं होता हम उस पर उसको शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा और भी महिलाएं पूछती हैं जिनका बच्चा हो जाता है कि सर हम बच्चा हो गया है, उसके बाद हम इनको स्तनपान करा सकते हैं क्या बच्चे को? ऐसा तो नहीं जो हम दवाई ले रहे हैं और वो दवाई का साइड इफेक्ट होगा, बच्चे में दवाई जाएगी। तो देखिए स्तनपान कराना बहुत ज़रूरी है बच्चे को, शुरू के 6 महीने में तो बिल्कुल कराना जरूरी होता ही है। जैसा आपने देखा होगा कि पीडियाट्रिक्स के जो डॉक्टर्स होते हैं, महिला डॉक्टर्स जो होती हैं, वो रेगुलरली अपने कैंपेन में, सरकार भी अपने जो स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाती हैं उसमें सब चीज़ बोलते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल करना है, दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। थोड़ा सा माँ के दूध में तरीके की दवाई जो होती है वो सीक्रेट हो सकती है, पर ऐसा बच्चे में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आपको जो है ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल कराना है, रेगुलर कराना है, उसको छोड़ना नहीं है। एक चीज़ और है कि शादी के लिए बहुत सोशल स्टिग्मा है सोसाइटी में कि लड़की को मिर्गी है, उसको बड़ा दिक्कत झेलना पड़ता है, उसको बड़ी परेशानी होती है कि मैं शादी कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, कैसे होगा। तो हम लोग उनके परिवार को बुलाते हैं, हम लोग जहाँ उनकी बात चल रही है जिस घर में, उनके परिवार को भी बुलाते हैं, लड़के को बुलाते हैं, उनको सब चीज़ समझाते हैं, उनको एक एक चीज़ उनके डाउट होते हैं कुछ उसे क्लियर करते हैं, और कोशिश करते हैं कि जो बेहतर संभव हो सके उन दोनों के लिए वो करते हैं। एक चीज़ और है, अगर किसी को मिर्गी है, किसी के भी घर में अगर कोई मिर्गी की बीमारी है, तो कृपा करके मेरा निवेदन है आपसे, मेरी प्रार्थना है कि उसको आप छुपाएं ना। घर में कोई चीज़ उसको बताएं सबको, ऐसा नहीं उसको छुपाएं कि इसको बीमारी है तो हम बताते नहीं किसी को, ऐसा ना करें। ऐसा करना जानलेवा हो सकता है, क्योंकि अगर आपने उसे छुपाया, किसी को बताया नहीं, आपने उसका इलाज नहीं कराया, कल को अगर वो गाड़ी चला रहा है या कहीं जा रहा है, आप मान के चलिए उस समय उसे दौरा आ गया, वो गिर गया, बेहोश हो गया, चोट लग गई, तो ऐसे में जानलेवा हो सकता है। तो इस चीज़ को हमको बचाना है और इस चीज़ पर हमें ध्यान रखना है। एक चीज़ और है जो हमारे ओपीडी में या हमारे क्रॉस आती है प्रॉब्लम, लोग पूछते हैं कि सर हमको मिर्गी है, हम दवा ले रहे हैं, ये दवा कब तक चलेगी? तो हम उनको ये कहते हैं, देखिए मिर्गी की दवा हर मरीज की अलग समय पे, लंबे समय किसकी चलेगी नहीं चलेगी, वो मरीज टू मरीज डिफरेंट होता है। किसी की दवा 6 महीने चल के हम बंद कर सकते हैं, किसी की 1 साल चलती है, किसी की 2 साल चलती है, और किसी को लंबा समय भी लेना होता है। तो वो डिपेंड करता है कि उसका क्या कारण है और उसे हम कौन सी दवा दे रहे हैं। इसलिए आप जो डॉक्टर का निर्देश है उसको प्रॉपर माने और उनसे फॉलोअप में रहें। आगे हम मरीज को अगर लंबे समय तक ऐसा लगता है कि दौरा नहीं हुआ और ऐसा कोई कारण जो हमने था उसका उसे ठीक कर दिया, तो हम कोशिश करके धीरे धीरे दवा जो है बंद करने की कोशिश करते हैं और बंद करते हैं। मिर्गी की दवाई जब भी हम बंद करते हैं तो अचानक से कभी भी मिर्गी की दवाई बंद नहीं करना होती। मान के चलिए आप कोई गोली दिन में 3 बार ले रहे हैं या 2 बार ले रहे हैं, तो अगर डॉक्टर ने कहा कि इसको बंद करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत बंद कर दें, ये आपने आज सुबह शाम खा रहे थे आपने कल से बंद कर दी। उसको धीरे धीरे हम कम करते हैं। जैसे मान के चलिए आप 1 गोली सुबह 1 गोली शाम ले रहे हैं, तो हम उसको आधी गोली सुबह 1 शाम करते हैं 15 दिन 20 दिन के लिए, फिर आधी सुबह आधी शाम फिर अगले 1 महीने के लिए, फिर आधी शाम 15 दिन या 1 महीने के लिए। इस तरीके से धीरे धीरे जो उसकी डोज है वो कम करके बंद की जाती है। कई बार जब हम डोज कम करते हैं तो मरीज को दोहराने की संभावना होती है। तो ऐसे में कभी अगर ऐसा होता है तो जो डोज आप पहले ले रहे थे 1-1 गोली की, उसको खुद से 1-1 कर दें, वो तुरंत अस्पताल में दिखाएं। मरीज के मिर्गी के मरीज को 2 जो परहेज हैं वो ये हैं कि एक तो देर रात जगें ना, समय पे सोएं, 9:30 10 बजे 11 बजे का एक टाइम बना लें सोएं। अगर आपको कोई ज़रूरी काम है पढ़ना है तो सुबह उठ के करें। बहुत ज़्यादा टीवी पे कंप्यूटर पे लगातार बैठना अवॉइड करें। अगर कोई कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हैं तो ऐसा नहीं कि आप काम नहीं कर सकते, आप करें, उसके लिए आप थोड़ी सी प्रिकॉशन रखें। थोड़ा सा आप एक तो स्क्रीन गार्ड लगा सकते हैं अपने कंप्यूटर के आगे या लैपटॉप में,
और दूसरा, आप आधे घंटे काम करें, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें 5-10 मिनट का, फिर आप करें। अगर आप लगातार करेंगे तो एक संभावना बढ़ सकती है कि अगर आप दौरे से ग्रसित हैं तो आपको एक संभावना बढ़ सकती है ये कि आपको दौरा पड़ सकता है। दूसरा, लोग पूछते हैं कि बहुत से, देखिए कॉमन सोसाइटी में है कि बहुत से ड्राइवर्स हैं, जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, उनको भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। उनको भी बहुत से मरीज हैं जिनको मिर्गी होती है, वो हमारे पास आते हैं कि सर हम क्योंकि ऑटो चलाते हैं तो अगर हमें उस समय दौरा आ गया तो हम क्या करें, या हम ऑटो चलाएं ना चलाएं। तो देखिए ऐसा है कि अमेरिका और बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि जो इनको मिर्गी है वो इतने साल तक अगर मिर्गी नहीं हुई तो जो है आप तभी गाड़ी चला सकते हैं, नहीं तो वहाँ लाइसेंस देते नहीं हैं। क्योंकि इंडिया में हमारे यहाँ उतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं हैं, पर फिर भी एक जो साधारण जानकारी है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अगर कोई ड्राइवर है जो मिर्गी की दवा ले रहा है, अगर वो दवा पे 1 साल से लगभग है, 1 साल से ज़्यादा उसको दौरा नहीं आया तो वो गाड़ी चला सकता है। इसमें पर ये 99% 100% कुछ नहीं होता है। हो सकता है उसे दौरा आ जाए, पर कभी ऐसा हो तो तुरंत अस्पताल आए। पर जनरल जनसाधारण मानना ये है कि अगर 1 साल या 1 साल से ज़्यादा उसको दौरा नहीं है तो वो जो दवा अपनी जो है लेता रहे और अपना काम करता रहे। उस केस में उसको जो नाइट शिफ्ट है वो अवॉइड करना है। और दूसरा, जैसे मैंने बताया, एक्सेसिव टीवी नहीं देखना है, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे काम नहीं करना है, ये चीज़ जो है उनको अवॉइड करना है। खासकर दवाइयाँ कुछ ऐसी होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे किसी का वजन बढ़ जाना, हेयर लॉस हो जाना। एक सोडियम वेलप्रेट नाम से दवा है, उसका एक थोड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है। तो कभी कुछ ऐसी बात होती है तो तुरंत आपके डॉक्टर से मिलें। आजकल नई दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हैं जिनमें साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, या कोई चाहता है उसे तो उस पर हम उसको शिफ्ट करते हैं। बहुत से बच्चे आते हैं, बहुत सी मदर्स आती हैं अपने बच्चों को लेके कि सर ये दिक्कत है इनको, इसको कैसे ठीक करें, इससे इसकी बुद्धि कम तो नहीं होगी दवाई से, स्कूल में पढ़ने में कमज़ोर है, तो उस तरीके से उसको कैसे करें। तो हमारे यहाँ सोमवार की सोमवार इसका ओपीडी लगता है 1:30 बजे से हमारे यहाँ अस्पताल में। तो उसमें आप ला के दिखा सकते हैं। उस बच्चे की काउंसलिंग करके, मदर की काउंसलिंग करके हम जो है उनको लाइन अप करते हैं और उनको हम पूरा सलाह देते हैं, अच्छे से उनको समझाते हैं। और डाइट का ऐसा होता है कि जो डाइट खाने का भी लोग पूछते हैं कि हम क्या खाएं क्या नहीं खा सकते। मिर्गी के मरीज प्रायः सामान्यतः जो आपकी इच्छा है सब खा सकते हैं। ऐसा कोई उसमें हार्डकोर परहेज नहीं होता कि ये परहेज है या ये परहेज ये खा सकते हैं या नहीं खा सकते, पर आप सब चीज़ खा सकते हैं। जो प्रायः आपको प्रिकॉशन रखना है वो यही है कि आप देर रात जगें ना, और आप टीवी ज़्यादा ना देखें। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल पे जैसे आजकल ज़माना है सब चीज़ों का, गैजेट्स का लोग पसंद रखते हैं रखना, पर एक्सेसिव यूज़ करना किसी भी चीज़ का गलत है। कभी आपकी लोकेलिटी में ऐसा लगता है कि कोई 50 साल का बुजुर्ग है या 60 साल के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनको अचानक से मिर्गी आया जीवन में पहली बार, उसके पहले कभी मिर्गी नहीं हुआ, तो वो एक डेंजर साइन होता है। तुरंत ऐसे मरीज को आप अस्पताल ले आएँ, CT स्कैन, MRI कराएं, क्योंकि हो सकता है उनके दिमाग में कोई गठान हो, कोई रसोली हो, कोई दिमाग में ब्लीडिंग हुआ हो, जिससे पहली बार वो दौरे के माध्यम से जो है मैनिफेस्ट किया हो। तो ऐसे में हमको थोड़ा सा और कॉशियस रह के मरीज को अस्पताल ला के उनका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए।